Hello students, beta in the previous videos we were discussing different types of epithelial tissues. हमने आपको बताया था epithelial tissues को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं on the basis of arrangement and shape of the cells. First is the simple epithelium, second is the pseudostratified epithelium, third is the stratified epithelium and fourth is the specialized types. बेटा जिसमें से हम 3 आपको लास्ट वीडियोज़ में इनके बारे में बता चुके थे, ठीक है। जो 4 टाइप का जो एपिथेलियम है, स्पेशलाइज्ड टाइप का एपिथेलियम, बेटा ये हम डिस्कस करेंगे। अब जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है, थोड़ा सा नाम से समझ जाइए। स्पेशलाइज्ड टाइप मीन्स ये जो एपिथेलियम है इसके सेल्स क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं मतलब एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। तो ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल्स का क्या फंक्शन है उस बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलिया एंड सेकंड इज द न्यूरोसेंसरी एपिथेलिया। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलिया है बेटा ये क्या है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलिया इज अडेप्टेड फॉर डिस्टेंशन। एग्जाम्पल इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। बेटा डिस्टेंशन वर्ड का मतलब होता है फैलावट, फैल जाना, फैलना। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलिया है वो कहाँ पर मिलती है, ये मिलती मतलब ऐसे पार्ट्स में मिलती है, हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स में मिलती है जो क्या करते हैं, फैलते हैं, ठीक है। जैसे फैलते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो इस तरह के ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर, अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरेटर, इस तरह के ऑर्गन्स में ये सेल्स जो हैं हमें ट्रांजिशनल एपिथेलिया के मिलते हैं, ठीक है। देखिए रिलैक्स्ड यूरिनरी ब्लैडर में एपिथेलियम अपीयर्स स्ट्रैटिफाइड विद 4 to 6 लेयर्स ऑफ पियर शेप्ड सेल्स। जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स्ड होता है मतलब जब उसके अंदर यूरिन क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, जब उसके अंदर यूरिन भरा हुआ होता है तब उसमें जो सेल्स होते हैं उसकी शेप कैसी होती है, ये पियर शेप सेल्स होते हैं। देखिए ये एपिथेलियम है, ठीक है, दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। कैसे, ये कब, जब ये रिलैक्स्ड है यानी कि डिस्टेंडेड पोजीशन में नहीं है, जब फैला हुआ नहीं है। डिस्टेंडेड मीन्स फैला हुआ। तो जब ये रिलैक्स्ड यूरिनरी ब्लैडर है और जब ये डिस्टेंडेड पोजीशन में नहीं है, नॉन डिस्टेंडेड है, तब जो इसके सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये पियर शेप के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर फैल जाता है, ठीक है, जब डिस्टेंड हो जाता है, फैल जाता है, तो जो एपिथेलियल सेल्स भी क्या होते हैं, फैल जाते हैं और फैलकर फ्लैट हो जाती है इनकी शेप, ठीक है। और इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल मतलब उसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो भी खिंच सकता है, ठीक है। क्यों, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं किस तरह के फंक्शन के लिए, डिस्टेंशन के लिए, मतलब फैलने के लिए। तो ये सेल्स जब फैलेंगे तो नेचुरली जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये भी कैसा है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो आपका स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया है वो है न्यूरोसेंसरी एपिथेलिया। नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये इस तरह की एपिथेलियम है, मतलब इसमें जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या मिलते हैं, न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज कंटेन न्यूरोसेंसरी सेल्स सिंगल और इन ग्रुप्स विच लाई बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देयर आर कॉलिमिनर एपिथेलियल सेल्स, कॉलिमिनर सेल्स हैं और इनके बीच में ये न्यूरोसेंसरी सेल्स या फिर नर्व सेल्स जिन्हें हम कहते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। बेसल पार्ट ऑफ दीज सेल्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ सिनेप्सिस विद फाइन फाइबर्स ऑफ सेंसरी नर्व्स। ये देखिए इनका जो सेल्स का जो बेसल पार्ट होता है ये किस तरह से कनेक्ट होता है, न्यूरोसेंसरी सेल से नर्व फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो कॉलिमिनर सेल्स हैं इनका जो बेसल पार्ट है वो न्यूरोसेंसरी सेल से कैसे कनेक्ट होता है, नर्व फाइब्रिल्स के द्वारा कनेक्ट होता है। तो जब ये न्यूरोसेंसरी सेल्स बीच में कॉलिमिनर सेल्स के मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह का जो एपिथेलियम है वो कहाँ मिलेगी, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि नोज, ठीक है, आइज़, ईयर्स और टंग, इन ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में इस तरह के सेल्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलिया है वो है पिगमेंट एपिथेलियम। तो बेटा एपिथेलियम सेल्स ऑफ द बेसल लेयर ऑफ रेटिना कंटेन पिगमेंट। ये जो पिगमेंट एपिथेलियम है ये कहाँ मिलती है, रेटिना के बिल्कुल
बाहर वाले पार्ट में मिलती है। इट इज़ फाउंड जस्ट आउटसाइड द रेटिना, जो हमारा रेटिना वाला पार्ट है आई का, उसके बिल्कुल बाहर की तरफ ये पिगमेंट एपिथेलियम मिलती है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो एक पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, क्या होता है उस पिगमेंट का नाम? मेलानिन। और मेलानिन का क्या काम है? जो रेटिना के ऊपर जो लाइट पड़ती है उस लाइट को एब्जॉर्ब करना इस मेलानिन पिगमेंट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू के मेनली जो फंक्शंस है बेटा, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। प्रोटेक्शन तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे हमने आपको बताया जो हमारी पूरी बॉडी को ये लाइन, पूरी बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसको कवर करता है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये लाइन करता है। तो ये प्रोटेक्ट किस चीज़ से करता है? इन्फेक्शन और अब्रेजन। कोई इन्फेक्शन या कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर ना कर जाए हमारी बॉडी में, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और या एब्रेजन मतलब फ्रिक्शन, कोई रगड़ वगैरह हमारी बॉडी में ना लग जाए, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। सेकंड इज़ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स का एक्सचेंज होना। ठीक है, मतलब सेल्स के अंदर जाना और सेल से बाहर आना, उसमें ये हेल्प करता है। सेल्स लाइनिंग ब्लड वेजल्स, लंग एल्वेलाई एक्सचेंज मटेरियल। ठीक है, गैसेस एंड फूड थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल सर्फेसिस। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं ये जैसे हमारी ब्लड वेजल्स को लाइन करते हैं, तो वहाँ पर ब्लड वेजल्स में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, फूड का एक्सचेंज भी होता है, जो फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेजल्स में। तो इन सारी फंक्शंस में ये हेल्प करते हैं। लंग एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो उसमें भी जो एपिथेलियल सेल्स हैं लंग एल्वोलाई के वो हेल्प करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ कॉलमिनर सेल्स व्हिच फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। जो इंटेस्टाइन होता है हमारा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो पार्ट है, उसका क्या काम है? वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है। फूड के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है? कॉलमिनर सेल्स की वो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में एपिथेलियल टिश्यू रिसीव्स स्टिमुलस। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं लाइक आइज, नोज, टंग एंड स्किन, तो इनमें जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस मतलब, स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज जो होता है, चाहे वो बाहर के इन्वायरमेंट में हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? जो हमारी सेंस ऑर्गन्स में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिसीव करते हैं। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन कंडक्टिंग म्यूकस एंड अदर फ्लूइड्स। इसके अलावा जो एपिथेलियम जो हमने आपको बताया था, कॉलमिनर एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, उनमें सीलियाज मिलते हैं। सीलियाज मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। वो क्या करते हैं? सब्सटेंसेस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब ये सीलियाज क्या करते हैं? ये सीलियाज जब मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो सब्सटेंसेस जैसे म्यूकस और दूसरे जो फ्लूइड्स हो गए वो मूव हो जाते हैं ईजीली। ठीक है, एपिथेलियम हैज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, सो इट हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड। अब ये भी हमने आपको पहले बताया था कि इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो वो दोबारा से जनरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? जो हमारी बॉडी में कोई जख्म हो जाता है, वुंड्स हो जाते हैं, तो उनको हील करने का काम ये करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस। हमने आपको बताया था जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें भी ये मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड सेल्स की ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हमारा जो ग्लैंड सेल्स को लाइन करता है या उनका सरफेस बनाता है, ये सब्सटेंसेस को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और वो सब्सटेंस क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। आपको पता है जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में जो ग्लैंड सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसका क्या काम है? इसका काम है हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा ये क्या करता है? एक तरह से पैकिंग मटेरियल बना देता है। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ये आपस में पैक करके रखता है। ठीक है, एक बेटा आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसको समझने के लिए। जैसे हमारी जो स्किन है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है बॉडी की? स्किन। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? मसल्स, है ना। और मसल्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? बोन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, हम जो अपनी बॉडी के पार्ट को जैसे मूव करते हैं, जैसे सपोज अभी जैसे मैं ये हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, मैंने अपना
हैंड को मूव किया, इस तरह से मूव किया, ठीक है। तो ये बताइए, अब जैसे हमारा जो हैंड है राइट डायरेक्शन में मैंने मूव किया, तो मेरी जो स्किन है और जो मसल्स हैं और बोन्स हैं ये सब एक साथ मूव हुई, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जब मैंने अपने हैंड को राइट डायरेक्शन में मूव किया इस तरह से, तो मेरी जो स्किन थी खाली वो राइट डायरेक्शन में मूव हो गई और मसल्स और बोन्स नीचे ही रह गई, या फिर स्किन और मसल्स मूव हो गई, बोन्स नीचे ही रह गई, ठीक है, या फिर बोन्स मूव हो गई। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि जो हमारी स्किन है और जो मसल्स हैं और जो बोन्स हैं वो तीनों चीज़ जो नीचे हैं, तीनों आपस में क्या है, वो बाइंड है, मतलब चिपकी हुई है, ठीक है। और तो ये बाइंड किसकी वजह से है? ये बाइंड है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, ठीक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू ना होता तो तीनों का एक साथ मूव करना पॉसिबल नहीं था। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो आप, जैसे ब्रिक्स ले लीजिए, 2 ब्रिक्स लीजिए, आप ईंट ले लीजिए, अब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट आप रख दीजिए, ठीक है। ऊपर वाली ईंट को आप राइट डायरेक्शन में हिला दीजिए, तो आप देखोगे ऊपर वाली ईंट राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी और नीचे वाली ईंट नीचे ही रह जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों ईंटों को सीमेंट के द्वारा जोड़ दोगे, इन दोनों की ईंट में, दोनों ईंटों के बीच में आप सीमेंट लगा दोगे, तो क्या होगा, ये दोनों ईंटें, सीमेंट जब सूख जाएगा ना, तो दोनों ईंटें क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आप ज़रा ऊपर वाली ईंट पर को मूव कराने की कोशिश कीजिए, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में कहीं पर भी, तो क्या वो मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, है ना। क्यों? बिकॉज जो सीमेंट था उसकी वजह से दोनों ईंट अच्छी तरह से बाइंड हो गई। सेम इज़ द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का बिल्कुल यही फंक्शन है, ठीक है। क्या करता है? हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सारे टिश्यूज़ को कनेक्टिव टिश्यू बाइंड करके रखता है, चिपका के रखता है, जोड़ करके रखता है, ठीक है। तो बेटा कैरेक्टरिस्ट इसका जो इसका ऑरिजिन होता है वो कैसे होता है? कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म। एपिडर्मिस में हमने क्या पढ़ा था? जो एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था? एपिथेलियल टिश्यू कैसे ऑरिजिनेट होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर से ऑरिजिनेट होता है। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे ऑरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी खासियत है? बेटा इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट इज द इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट मिलते हैं मेनली। फर्स्ट इज द सेल्स, सेकेंड इज द मैट्रिक्स एंड थर्ड इज द फाइबर्स। बेटा सेल्स क्या होते हैं? देखिए कई तरह के सेल्स इसमें मिल सकते हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये मास्ट सेल्स इसमें मिल सकते हैं, ठीक है, दीज आर मास्ट सेल्स, ठीक, ये है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक। और दूसरा है इसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो सब्सटेंस जो भरा हुआ होता है बीच में, सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है अंदर, फ्लूइड जिसे कहते हैं, वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। ये नॉन लिविंग होता है, मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग। एंड थर्ड इज द फाइबर्स। बेटा ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो उसमें, ये जो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज फाइबर्स, ठीक है। मैट्रिक्स इज लार्ज इन क्वांटिटी एंड फिल्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस। एंड मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया नॉन लिविंग होता है और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको भर के रखता है, ठीक है। अब बेटा इसमें सेल्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनका जो नंबर होता है वो कम होता है, उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। कंटेन 3 टाइप ऑफ फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन 3 टाइप ऑफ फाइबर्स। 3 तरह के फाइबर्स मेनली कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं। कौन कौन से फाइबर? फर्स्ट इज द कोलेजनस फाइबर, सेकेंड इज द येलो इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है, एंड थर्ड इज द रेटिकुलर फाइबर्स। कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? कोलेजनस फाइबर्स, येलो इलास्टिन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स मैंने आपको बताया जैसे कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स या फिर मास्ट सेल्स, ठीक है, या फिर प्लाज्मा सेल्स, इनका क्या काम होता है? सेल्स का ये फंक्शन होता है कि ऑल दीज सेल्स फॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इन्फेक्शन। सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं वो हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम बना लेते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जबकि जो फाइबर्स, ये लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, इनका क्या काम होता है? दे बाइंड द सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। ये फाइबर्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक फिब्रोब्लास्ट,
ठीक है, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल, इनको बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, इनको जोड़ करके रखते हैं, ठीक। तो बेटा नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेटा इसको हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।